नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा नगर निकाय चुनाव पर अब हाईकोर्ट में अगले सप्ताह होगी सुनवाई। हरियाणा में नगर परिषद और पालिकाओं के चुनाव में आरक्षण को चुनौती देने की याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई अगले सप्ताह तक स्थगित कर दी है। मंगलवार को एडवोकेट जनरल के सुनवाई के दौरान पेश न होने के चलते कोर्ट ने यह फैसला लिया है। हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा नगर पालिका चुनाव में पिछड़ा वर्ग यानी BC श्रेणी के लिए प्रधान पद को आरक्षित करने की नीति को बाउल निवासी रामकिशन द्वारा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। कोर्ट को बताया गया कि सरकार नियमों की विपरीत मनमाने ढंग से पिछड़ा वर्ग यानी BC श्रेणी के लिए प्रधान पद को आरक्षित कर रही है। यह सुप्रीम कोर्ट में मराठा आरक्षण मामले में दिए गए फैसले के खिलाफ है। कोर्ट को बताया गया है कि सरकार ने बिना आधार BC श्रेणी के लिए प्रधान पद आरक्षित करने का निर्णय लिया है। आज से पहले कभी भी BC के लिए स्थानीय निकाय का प्रधान पद आरक्षित नहीं किया गया था। हरियाणा SSC द्वारा मापी गई हाइट को पुरुष कमांडो उम्मीदवार ने दी चुनौती। हाईकोर्ट के आदेश 1 लाख रुपए जमा करवाओ। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा कमांडो विंग यानी ग्रुप C में पुलिस कांस्टेबल के पद के एक उम्मीदवार ने आयोग द्वारा नापी गई उसकी हाइट को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि उसने सामान्य श्रेणी के तहत कमांडो विंग यानी ग्रुप C में पुरुष कांस्टेबल के पद के लिए आवेदन किया था। उसने कहा कि पिछले साल 9 जून को मापी गई उसकी ऊंचाई के लिए उसे 8 अंक दिए गए थे, जबकि वह 10 अंकों का हकदार था क्योंकि उसकी हाइट 185 सेंटीमीटर है। कोर्ट को बताया गया कि याचिकाकर्ता ने सिविल अस्पताल झज्जर से अपनी हाइट मापी थी। याचिकाकर्ता को उसकी ऊंचाई के लिए अंकों के आवंटन के बारे में पता चला जब तक विस्तृत अंक अपलोड कर दिए गए थे। याची ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उसकी हाइट दोबारा जांच करवाने की मांग की है। इस पर आयोग की तरफ से बताया गया कि याचिकाकर्ता की हाइट सही ढंग से मापी गई थी, लेकिन याची के वकील ने उसकी दोबारा से हाइट जांचने की मांग की है। इस पर हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को 1 सप्ताह के भीतर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार के पास 1 लाख रुपए जमा करवाने के लिए कहा है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को चंडीगढ़ के सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल सेक्टर 32 में 20 मई को पेश होने का आदेश दिया है, जहां पर डॉक्टरों का एक बोर्ड उसकी हाइट मापेगा। अगर उसकी हाइट उसकी दलील से कम मिलती है तो उसके द्वारा जमा किए गए 1 लाख रुपए GMCH सेक्टर 32 में गरीब रोगी कल्याण कोष में दिए जाएंगे। अगर उसकी दलील के अनुसार हाइट सही मिलती है तो उसके पैसे उसे लौटा दिए जाएंगे। चारा उगाने वाले किसानों को प्रति एकड़ 10,000 रुपए की सहायता राशि देगी हरियाणा सरकार। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री JP दलाल ने कहा है कि राज्य सरकार समय समय पर किसान हित के विभिन्न कदम उठा रही है। इसी कड़ी में राज्य के किसानों के लिए चारा बिजाई योजना को लागू करने की शुरुआत की जा रही है, जिसके तहत यदि गौशालाओं के आसपास कोई किसान 10 एकड़ भूमि तक चारा उगाकर उसे गौशालाओं को आपसी सहमति के माध्यम से मुहैया करवाता है तो राज्य सरकार द्वारा ऐसे किसानों को 10,000 रुपए प्रति एकड़ के अनुसार सहायता राशि उपलब्ध करवाएगी। यह राशि किसानों के खाते में DBT के माध्यम से जाएगी। दलाल कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, बागवानी विभाग, पशुपालन विभाग, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय इत्यादि संस्थाओं के अधिकारियों की बैठक के उपरांत पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तूड़े के लिए राज्य की 569 गौशालाओं को अप्रैल महीने में 13.46 करोड़ रुपए की राशि मुहैया करवा दी गई है। कार्यभार संभालते ही रेवाड़ी के DC का मास्टर स्ट्रोक, कहा सभी अधिकारी और कर्मचारी पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल करेंगे। अशोक गर्ग ने मंगलवार को रेवाड़ी जिले के नए DC का कार्यभार संभाल लिया है। कार्यभार संभालते उन्होंने सबसे पहले जिला सचिवालय का दौरा किया। इसके बाद आदेश जारी किए कि सभी अधिकारी और कर्मचारी पर्सनल टॉयलेट का इस्तेमाल करने के बजाय पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल करेंगे। इससे सार्वजनिक शौचालयों में सफाई व्यवस्था की नियमित मॉनिटरिंग हो पाएगी। अक्सर यह होता है कि सार्वजनिक शौचालय बदहाली का शिकार बने रहते हैं। इनमें नियमित रूप से सफाई नहीं होती, जिससे सचिवालय में उनका उपयोग करने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। DC ने सचिवालय परिसर का दौरा करते हुए विभागाध्यक्ष को आदेश जारी किए हैं कि यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी पर्सनल टॉयलेट का इस्तेमाल नहीं करे। जब वह खुद पब्लिक टॉयलेट में जाएंगे तो उन्हें सफाई व्यवस्था का पता लग सकेगा। इससे शौचालयों को साफ सुथरा रखने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि सचिवालय में अपने काम से आने वाले लोगों के बैठने की समुचित व्यवस्था की जाएगी। उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। नूंह जिले में खुला प्रदेश का पहला वाहन कबाड़ केंद्र, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया उद्घाटन। केंद्रीय सड़क परिवहन व हाईवेज मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा लाई गई वाहन कबाड़ नीति से प्रदूषण में कमी आएगी। वहीं ऑटोमोबाइल क्षेत्र में कम लागत के साथ उत्पादन की क्षमता भी बढ़ेगी। गडकरी मंगलवार को नूंह जिला के फतेहपुर गाँव में प्रदेश के पहले रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी सेंटर का उद्घाटन करने के उपरांत समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि इस नीति से सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि कॉपर, स्टील, एल्यूमिनियम, रबड़ और प्लास्टिक आसानी से उपलब्ध हो सकेगा। उन्होंने बताया कि वाहन कबाड़ केंद्र में पुराने वाहनों को नष्ट करने पर नए वाहन खरीदने में कई प्रकार की छूट दी जाएगी। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने इस अवसर पर कहा कि नितिन गडकरी ने प्रदेश में नहीं बल्कि देश में सड़कों का जाल बिछाकर सराहनीय कार्य किया है। उन्होंने हरियाणा सरकार की तरफ से नूंह जिले में पधारने पर गडकरी का स्वागत किया।
मातृत्व वंदना योजना के तहत लाभार्थियों को 3 चरणों में मिल रही है आर्थिक मदद। आप भी उठा सकते हैं इसका लाभ। नौ के उपायुक्त अजय कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री जननी सुरक्षा योजना के तहत सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं का चेकअप किया जा रहा है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम जिले में अच्छा कार्य कर रही है। सरकार ने महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना को लागू किया हुआ है। उन्होंने कहा कि गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं और उनके बच्चों को कुपोषित होने से बचाना है तथा मृत्यु दर को कम करना है। उपायुक्त ने कहा कि मातृत्व वंदना योजना के बहुत से लाभ हैं। योजना का मुख्य उद्देश्य जननी और बच्चे की सही देखभाल करना है, जिसके लिए उन्हें 5,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। योजना को 3 चरणों में पूरा किया जाता है। योजना के तहत 3 चरण हैं। पहले चरण में 1,000 रुपए, दूसरे चरण में 2,000 रुपए व तीसरे चरण में भी 2,000 रुपए लाभार्थियों को दिए जाएंगे। विधवा महिलाओं को स्वरोजगार के लिए मिल रहा है 3 लाख रुपए का लोन। आप भी उठा सकते हैं इसका लाभ। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हरियाणा महिला विकास निगम की ओर से विधवा महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए व्यक्तिगत कारोबार स्थापित करने के लिए बैंकों के माध्यम से 3 लाख रुपए तक का ऋण दिलवाने की योजना शुरू की गई है। नौ के उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि इस योजना के तहत महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए व्यक्तिगत कारोबार स्थापित करने के लिए बैंकों के माध्यम से 3 लाख रुपए तक का ऋण दिलवाने की योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत महिलाओं की वार्षिक आय 3 लाख रुपए तक व आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि बुटीक, सिलाई कढ़ाई, ई रिक्शा, मसाला, आचार इकाइयां, खाद्य प्रसंस्करण, कैरी बैग का निर्माण, बेकरी, रेडीमेड गारमेंट्स इत्यादि तथा अन्य किसी भी कार्य जिसको करने में महिलाएं सक्षम हो, उन सभी कार्यों के लिए ऋण दिया जाता है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में अन्य किसी जानकारी के लिए महिला विकास निगम के कार्यालय में जाकर संपर्क कर सकते हैं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने जारी की स्नातक छठे सेमेस्टर की डेट शीट। 16 जून से होंगी परीक्षाएं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय परीक्षा शाखा ने मंगलवार को स्नातक पाठ्यक्रमों की छठे सेमेस्टर की डेट शीट जारी कर दी है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा ने कहा कि छात्र हितों को मद्देनजर रखते हुए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अगले सत्र में प्रवेश प्रक्रिया हेतु कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा यूजी पाठ्यक्रमों की अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं 16 जून से आयोजित करने का निर्णय लिया गया है, ताकि ये सभी परीक्षाएं समय रहते संचालित हो सकें और उनके परीक्षा परिणाम भी शीघ्र अतिशीघ्र घोषित किए जा सकें। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर हुकुम सिंह ने बताया कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की 16 जून से शुरू होने वाली स्नातक पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं की डेट शीट विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है व शेष कोर्सेज छठे सेमेस्टर की डेट शीट भी जल्द जारी कर दी जाएंगी। हरियाणा में पंचायत चुनाव को लेकर फिर फंसा पेच। चुनाव आयोग ने अधिकारियों से मांगी ये रिपोर्ट। हरियाणा में पंचायत चुनाव को लेकर अभी और इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि उप अधीक्षक चुनाव हरियाणा द्वारा समस्त उपायुक्त तथा राज्य के समस्त जिला विकास एवं पंचायत अधिकारियों को पत्र भेजकर सूचित किया गया है। बता दें कि कुछ जिलों की ग्राम पंचायत नगर निगम परिषद पालिका में शामिल की गई है तथा कुछ ग्राम पंचायत नगर निगम परिषद पालिका से बाहर की गई है, जिसके कारण जिला परिषद, पंचायत समिति तथा ग्राम पंचायतों की जनसंख्या प्रभावित हुई है। साथ ही जनसंख्या कम या अधिक होने का कार्य समिति के निर्धारण तथा वार्ड बंदी पर भी प्रभाव पड़ता है। अब राज्य के चुनाव आयुक्त हरियाणा द्वारा वार्ड बंदी के बारे में सूचना मांगी गई है, जिससे पंचायत चुनाव को लेकर इंतजार करना पड़ सकता है। पत्र में आगे कहा गया है कि समस्त खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी को अपने अपने खंड की रिपोर्ट अविलंब उपायुक्त जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी को उपलब्ध करवाई जाए, वरना मामले से किसी भी प्रकार के विलंब के उत्तरदायी वे स्वयं होंगे। हरियाणा में 4 दिनों तक भीषण गर्मी की चेतावनी, इस दिन से मिल सकती है राहत। हरियाणा में आने वाले दिनों में कैसा मौसम रहेगा, क्या गर्मी से फिर से राहत मिलेगी या फिर स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी, इसे लेकर चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विभाग केंद्र ने अपना पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग द्वारा ताजा जानकारी के मुताबिक हरियाणा राज्य में 14 मई तक मौसम आमतौर पर गर्म व खुश्क रहने की संभावना जताई गई है। इस दौरान दिन के तापमान में बढ़ोतरी तथा रात्रि तापमान में हल्की गिरावट होने की संभावना है। तापमान में बढ़ोतरी से वातावरण में अस्थिरता बनने से बीच बीच में हल्के बादल व धूल भरी पश्चिमी हवाएं चलने की भी संभावना जताई गई है। यानी आने वाले 14 मई तक मौसम गर्म ही रहेगा। मगर मौसम विभाग ने कहा है कि बीच बीच में हल्के बादल भी छाएंगे। ये लोगों के लिए राहत भरी खबर है, मगर बारिश को लेकर मौसम विभाग ने किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं दी है। यानी कि 14 मई तक किसी भी तरह से बारिश की संभावना नहीं जताई गई है। ट्रूकॉलर यूजर्स के लिए बड़ा झटका, गूगल आज से बंद कर रहा है ये अहम फीचर। गूगल ने थर्ड पार्टी कॉल रिकॉर्डिंग एंड्रॉइड ऐप्स को ब्लॉक करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। गूगल आज यानी 11 मई से प्ले स्टोर से सभी कॉल रिकॉर्डिंग ऐप्स पर प्रतिबंध लगाएगा। दरअसल एंड्रॉइड के लिए सभी वैध कॉल रिकॉर्डिंग ऐप्स काम करना बंद कर देंगे। इसलिए अगर आप अपने फोन पर वॉइस कॉल रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आपके अपने स्मार्टफोन के नेटिव कॉल रिकॉर्डिंग फीचर पर निर्भर रहना होगा। अगर आपने स्मार्टफोन में बिल्ट इन कॉल रिकॉर्डिंग फीचर नहीं है तो आप 11 मई यानी आज से कॉल रिकॉर्ड
नहीं कर पाएंगे। ट्रूकॉलर भारत का सबसे लोकप्रिय डायलर ऐप में से एक है, जिसका उपयोग कई उपयोगकर्ता वॉइस कॉल रिकॉर्ड करने के लिए करते हैं। कॉल रिकॉर्डिंग भारत में ट्रूकॉलर ऐप की सबसे लोकप्रिय विशेषताओं में से एक है। ट्रूकॉलर ने यह पुष्टि की है कि 11 मई यानी आज से अब दुनिया भर में फोन कॉल रिकॉर्ड करने का अवसर प्रदान नहीं करेगा। आपको बता दें कि Xiaomi, सैमसंग, OnePlus और Oppo सहित कुछ स्मार्टफोन निर्माताओं में एक अंतर्निहित कॉल रिकॉर्ड क्षमता शामिल होती है, जो कि 11 मई यानी आज के बाद भी काम करना जारी रखेगी। अमित शाह का बड़ा ऐलान, अगली जनगणना ई जनगणना होगी। जानिए इसके क्या होंगे फायदे। सोमवार को गुवाहाटी दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनगणना को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बताया कि अगली जनगणना ई जनगणना होगी, जो अगले 25 साल के लिए विकास संबंधी नीतियों को आकार देगी। अमित शाह ने कहा कि 2024 तक देश में सभी जन्म और मृत्यु को जनगणना से जोड़ दिया जाएगा, जो अपने आप अपडेट होता रहेगा। कोविड-19 महामारी के चलते जनगणना प्रक्रिया में देरी हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 100% सटीक गणना सुनिश्चित करने के लिए जनगणना प्रक्रिया का डिजिटलीकरण किया जा रहा है। कई पहलुओं के चलते जनगणना जरूरी है। उन्होंने कहा कि आबादी को लेकर संवेदनशील असम जैसे राज्यों के लिए तो यह और भी अहम भूमिका अदा करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि 2024 तक हर जन्म और मृत्यु को इस जनगणना के जरिए पंजीकृत किया जाएगा, यानी हमारी जनगणना अपने आप अपडेट होती रहेगी। जन्म के बाद विवरण जनगणना रजिस्टर में जोड़ा जाएगा। 18 वर्ष के होने के बाद नाम मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। साथ ही मृत्यु के बाद नाम हटा दिया जाएगा। नाम या फिर पता परिवर्तन करना भी आसान हो जाएगा। कपास का भाव आसमान पर, फिर भी बिजाई करने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं किसान। जानिए क्या है वजह। खुले बाजार में नरमा कपास का भाव इस समय 10 से 12 हजार रुपए प्रति क्विंटल बना हुआ है, लेकिन फिर भी किसान कपास की फसल की बिजाई करने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं, जिसके चलते गत वर्ष से इस बार कपास का रकबा 40 से 50% घट सकता है। कपास की फसल से किसानों का मोह भंग होने की सबसे बड़ी वजह गुलाबी सुंडी है। पिछले साल गुलाबी सुंडी के प्रकोप ने कपास की फसल को तबाह कर दिया था, जिसके चलते कई जिलों में किसानों ने कपास की खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चलाकर उसे नष्ट कर दिया था और अगली फसल की बिजाई कर दी थी। हालांकि कृषि विभाग और सरकार को इस बात का पहले से अंदेशा था कि इस बार कपास का रकबा घटेगा, जिसके चलते गुलाबी सुंडी पर नियंत्रण पाने के लिए खरीफ सीजन से पहले से ही प्रयास शुरू कर दिए थे। वहीं कृषि विभाग के अधिकारियों ने कॉटन मिल में जाकर भी निरीक्षण किया और वहां रखे बिनोलों को ढक कर रखने के आदेश जारी किए थे, ताकि बिनोले से निकलकर गुलाबी सुंडी का फैलाव न हो सके। आपको बता दें कि गुलाबी सुंडी कपास के पौधे पर फूल से टिंडे के अंदर चली जाती है और टिंडे के अंदर बिनोले का रस चूस जाती है, जिससे कपास की गुणवत्ता खराब हो जाती है और वजन भी नहीं रहता। आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि 15 मई तक कपास की बिजाई के लिए अनुकूल समय माना जाता है। किसानों को कृषि यंत्रों पर सरकार देगी अनुदान, फटाफट करें आवेदन। कृषि विभाग हर साल किसानों को कृषि यंत्र उपलब्ध करवाता है। ये यंत्र अनुदान पर किसानों को मिल रहे हैं। पिछले साल कुछ ही यंत्रों पर अनुदान था, लेकिन इस बार यह अनुदान अनेक यंत्रों पर मिलेगा। यंत्र लेने के लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। किसानों को सीधी धान बिजाई, कपास बिजाई, ट्रैक्टर चालित स्प्रे पंप, ट्रैक्टर चालित रोटरी वीडर, पावर टिलर 12 HP से अधिक, ब्रिकेट मेकिंग, स्वचालित रीपर बाइंडर, मेज प्लांटर, मेज थ्रेशर, न्यूमेटिक प्लांटर पर सामान्य श्रेणी किसानों के लिए 40% व महिला अनुसूचित श्रेणी तथा छोटे किसानों के लिए 50% पर अनुदान के लिए 20 मई तक ऑनलाइन आवेदन www.agriharyana.gov.in पर कर सकते हैं। आवेदन व्यक्तिगत श्रेणी के लिए किसान अधिकतम 3 कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए आवेदन कर सकता है। किसान जिले का स्थायी निवासी होना चाहिए। किसान का परिवार पहचान पत्र हो। साथ ही किसान उसी मोबाइल नंबर का उपयोग करे जो कि मेरी फसल मेरा ब्यूरो पोर्टल पर रजिस्टर्ड हो। अनुदान के लिए किसान के पास स्वयं का बैंक खाता व पैन कार्ड होना भी आवश्यक है। साइक्लोन आसानी अपडेट। आंध्र प्रदेश के लिए रेड अलर्ट जारी। विशाखापट्टनम में 23 और चेन्नई में 10 फ्लाइट्स कैंसिल। साल के पहले चक्रवाती तूफान आसानी ने मंगलवार को आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में असर दिखाना शुरू कर दिया है। तेज हवाओं की वजह से मंगलवार को आंध्र प्रदेश के कई शहरों में बारिश ने दस्तक दे दी है। विशाखापट्टनम में भारी बारिश दर्ज की गई है। वहीं राज्य के श्रीकाकुलम, विजयनगरम, पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा, गंटूर, नेल्लोर में भी हल्की बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक आसानी बुधवार सुबह तक आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम और काकीनाडा के बीच तटीय इलाकों तक पहुंच सकता है। विभाग ने आंध्र प्रदेश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। ओडिशा में तूफानी बारिश होने की आशंका जताई गई है। खराब मौसम की वजह से मंगलवार को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम एयरपोर्ट से उड़ान भरने और लैंड करने वाली 23 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई है। वहीं चेन्नई एयरपोर्ट ने भी 10 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी है। इनमें हैदराबाद, विशाखापट्टनम, जयपुर और मुंबई जाने वाली फ्लाइट शामिल है। मौसम विज्ञान केंद्र भुवनेश्वर के मुताबिक अगले 24 घंटे के अंदर उड़ीसा के मलकानगिरी, गजपति, गंजम और पुरी जिलों में भारी बारिश होने की आशंका है। मछुआरों को 13 मई तक समुद्र तट से दूर रहने की चेतावनी दी गई है।
मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों में बंगाल और उड़ीसा के तटीय इलाकों में 90 से लेकर 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चल सकती हैं। तूफान का असर बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ में भी रहेगा। 11 से 13 मई तक यहाँ बारिश होगी, साथ ही तेज हवाएं भी चलेंगी। राज्य के 4 पोर्ट पारादीप, गोपालपुर, धमरा और पुरी को डेंजर जोन घोषित किया गया है। अगले 24 घंटों के दौरान आंध्र प्रदेश, ओडिशा और गंगे पश्चिम बंगाल के उत्तरी तट पर समुद्र की स्थिति बहुत खराब रहेगी। समुद्र में ऊंची लहरें उठ सकती हैं तथा तेज हवाएं जारी रहेंगी। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, पश्चिम मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और पंजाब के अलग अलग इलाकों में लू की स्थिति संभव है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।